हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पेपर है और सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे जो भी चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल के लिए ऑन कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एग्ज़ाम है और आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किराया क्रय पद्धति का नियमन होता है। माने किराया क्रय पद्धति किस अधिनियम के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत, किस रूल के अंतर्गत चलता है। तो आपको बस वन शॉट याद रखे रहिएगा कि किराया क्रय अधिनियम 1972 के अंतर्गत किराया क्रय पद्धति चलता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक, किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। क्या माना जाता है बताइए? मूलधन की वापसी, किराया और मूलधन की ब्याज सहित उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन इसमें से है किराया माना जाता है। क्या माना जाता है? किराया। तीसरा क्वेश्चन हमारा, किराया क्रय पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण। ध्यान दीजिएगा, किराया क्रय पद्धति पर जब माल की सुपुर्दगी होती है तो उस समय केवल एक ही चीज़ ट्रांसफ़र किया जाता है, माल। अर्थात केवल माल का हस्तांतरण होता है, संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। अर्थात माल के प्रयोग करने का अधिकार केवल मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति में विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है? किराया क्रय पद्धति में विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है? ध्यान दीजिएगा, केवल बी ऑप्शन सही है, माल को उपयोग करने का अधिकार उसको मिलता है। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता माल का स्वामी बन जाता है, जबकि कब स्वामी बन जाता है वो? ध्यान दीजिए, कब स्वामी बन जाता है? जब वो पूर्ण भुगतान कर देता है। क्योंकि किराया क्रय पद्धति होता है कि जब भी किसी वस्तु को कुछ नगद देकर ले लिया जाता है और बाकी इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट होता है तो उसका माल पर स्वामित्व क्रेता का तब तक नहीं होता है जब तक वो अंतिम किस्त न चुका दे। जब तक अंतिम किस्त नहीं चुकाता है तब तक विक्रेता को पूरा अधिकार रहता है कि अपनी संपत्ति को जब चाहे तब ले सकता है, और यदि किस्त में त्रुटि करेगा तो अपनी संपत्ति को ले लेगा। ठीक है, और अंतिम किस्त चुकाने के बाद ही उसे स्वामित्व प्राप्त होता है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किराया क्रय पद्धति में ह्रास किस पर लगाया जाता है? देखिए, मतलब हायर परचेज सिस्टम में डेप्रिसिएशन किस मूल्य पर लगाया जाता है? तो एक बार बता दें, रोकड़ मूल्य पर लगाया जाता है। अगला है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं करता है तो किराया विक्रेता क्या कर सकता है? एक ही चीज कर सकता है, वो माल को जब्त कर सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। अभी मैं बताया कि स्वामित्व का किराया क्रय पद्धति में कब होता है? जब वो अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है। अगला है, यदि एक पट्टेदार खान के हिस्से को उप पट्टेदार को देता है तो भूस्वामी को किस पर अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाता है? ध्यान दीजिए, जब एक पट्टेदार खान के एक हिस्से को उप पट्टेदार को दे देता है तो जो लैंडलॉर्ड होता है, तो लैंडलॉर्ड को किस रॉयल्टी का भुगतान प्राप्त किया करता है? तो बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? उप पट्टेदार के उत्पादन पर भुगतान किया जाता है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम किराया जाना जाता है। न्यूनतम किराया को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें ऑप्शन इसमें दिया है मृत किराया, डेड रेंट के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष के लघु कार्य को पूरा किया जा सकता है? माने किसी वर्ष के लघु कार्य को पूरा किया जा सकता है, कैसे पूरा किया जा सकता है?
आगामी वर्ष में प्राप्त अधिकार शुल्क के न्यूनतम किराए पर आधिक्य से पूरा किया जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लघु कार्य को ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट वर्किंग कैसे ज्ञात किया जाता है? जब मिनिमम रेंट में से हम वास्तविक रॉयल्टी को घटाते हैं तो जो आता है वही शॉर्ट वर्किंग होता है, जो आता है वही शॉर्ट वर्किंग होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या था सही? दूसरा ऑप्शन सही था। अगला है 13 नंबर कि लघु कार्य को पूरा करने हेतु अधिक को ज्ञात किया जाता है। लघु शॉर्ट वर्किंग को पूरा करने के लिए अधिक को ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? ज्ञात किया जाता है, पहला इसमें ऑप्शन है वास्तविक रॉयल्टी में से जब मिनिमम रेंट को घटाया जाता है तो अधिक अर्थात सरप्लस कहलाता है। ठीक है। नजराने का भुगतान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नजराना माने एडवांस। इसका भुगतान कैसे किया जाता है? एक मुश्त किया जाता है। ऑप्शन बी सही। अगला है नजराना एक प्रकार का है। नजराना क्या है? एक प्रकार का पूंजीगत व्यय, क्योंकि वन टाइम ही मिलता है एडवांस। अगला है कि पट्टा अनुबंध में व्यवस्था होती है यदि हड़ताल या तालाबंदी या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पहले पढ़ लीजिए पूरा। भूस्वामी प्राप्त अधिकार शुल्क की धनराशि ही स्वीकार करता है। न्यूनतम किराए की धनराशि को निश्चित प्रतिशत में कम कर देता है। ये दोनों सही है। उत्पादन प्रभावित होने की अवधि के लिए न्यूनतम किराए में अनुपातिक कमी कर देता है। तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है कि यदि एक पट्टेदार खान के एक हिस्से को उप पट्टेदार को दे देता है तो भूस्वामी को किस पर अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा? तो किस पर अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा? उप पट्टेदार के उत्पादन पर। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। फिर है शॉर्ट वर्किंग को ज्ञात किया जाता है। अभी मैं बताया मिनिमम रेंट में से जब रॉयल्टी को घटाया जाता है तो शॉर्ट वर्किंग आता है। फिर है लघु कार्य को पूरा करने हेतु अधिक को ज्ञात किया जाता है। अभी ये भी उसके विपरीत है कि जब रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट घटाया जाता है तो क्या कहला आता है? सरप्लस आता है। ठीक है। अगला कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि नजराने के रूप में दी गई धनराशि को अपलिखित किया जाता है। कहाँ राइट ऑफ किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ किया जाता है। एक ही बार में याद करिएगा इसको। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को माना जाता है। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत किस्त में जो ब्याज शामिल होता है उसे क्या माना जाता है? पूंजीगत व्यय माना जाता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता की पुस्तकों में ब्याज संदेह खाता डेबिट किया जाता है। किस मूल्य से डेबिट किया जाता है? तो किस्त मूल्य या रोकड़ मूल्य के अंतर से, ये गलत है। प्रत्येक किस्त में ब्याज की धनराशि, ये भी गलत है। किस्त की मूल धनराशि, ये भी गलत है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। अगला है कि एक ट्रक का रोकड़ मूल्य 50,000 है, दे ब्याज 5,000 है, किस्त का मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 50 5 कितना हो गया? 55 हो गया। और जब ये 55 हो गया तो रोकड़ मूल्य 50,000 है तो उसका प्राइम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55,000 हो जाएगी। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट है, ईयर इसमें नहीं दिया गया है, तो यदि ईयर दिया रहता तो उसे डिवाइड करके किस्त का मूल्य ज्ञात होता, लेकिन टोटल उसकी वैल्यू हो जाएगी आपका कितना? 55,000। अगला कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी बन जाता है। देखिए, किस्त भुगतान के अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी उसी दशा में बनता है जब वो अनुबंध करता है, जब एग्रीमेंट करेगा तभी। किराया क्रय पद्धति में नहीं है। किराया क्रय पद्धति में जब अंतिम किस्त का भुगतान करेगा तब बनता है। अगला है निम्नलिखित में से किस्त भुगतान पद्धति में ह्रास किस पर लगाया जाता है? मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डेप्रिसिएशन किस मूल्य पर लगाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, रोकड़ मूल्य पर, कैश प्राइस पर लगाया जाता है। आगे कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता क्या कर सकता है? किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता पूर्ण भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता क्या कर सकता है? विक्रेता के पास एक गो ऑप्शन होगा, अदद धनराशि हेतु क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। मतलब कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यदि वो इंस्टॉलमेंट क्रेता नहीं देता है तो उस पर मुकदमा कर सकता है कि हमारा बकाया दे दो। जबकि हायर परचेस सिस्टम में ऐसा नहीं है। हायर परचेस सिस्टम में क्या है, यदि इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है तो अपना सामान ही लेके चला जाएगा। ठीक है।
अगला है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही माल की सुपुर्दगी होती है वैसे ही उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है, ठीक ना, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत। अगला है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत समक्ष जोखिम होती है। जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में टोटल जोखिम किसकी होती है, क्रेता का, और हायर परचेस सिस्टम में टोटल जोखिम अंतिम किस्त तक विक्रेता की होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक मशीन का किस्त मूल्य है, मतलब उसकी प्राइस है 1 लाख रुपया, मैंने किस्त मूल्य है 1 लाख रुपया और रोकड़ मूल्य है 90,000, तो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज कितना हो, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो अंतर आएगा होगा। कितना अंतर आ रहा है, कितना अंतर आएगा, यदि ब्याज पूछेगा तो 8,000 आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत वस्तु का सावधानी पूर्वक रखने पर टूट फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का दायित्व किसका, भाई क्रेता पे होगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यदि किसी भी प्रकार का टूट फूट हो, कुछ भी दिक्कत हो, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, क्रेता के ऊपर होती है। 31 नंबर कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है। देखिए इंटरेस्ट की गणना किस मूल्य पर की जाती है, तो क्रय मूल्य पर की जाती है, ऑप्शन बी सही है। 32 नंबर कह रहा है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो क्रेता होता है वो विक्रेता को भुगतान करता है। क्या भुगतान करता है, किस्तों में ब्याज सहित, मैंने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। अगला है पट्टेदाता के लिए प्राप्त अधिकार शुल्क है। जो पट्टेदाता है उसके लिए प्राप्त जो अधिकार शुल्क है वो क्या है, तो आपसे बता दें कि आयगत व्यय है, आयगत आय है, ठीक है। अगला है पट्टेदार का लघु कार्य को वसूल करने का अधिकार है, संबंध है। बताइए किस चीज़ के लघु शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार कब कैसे होता है, अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत होता है। ये 34 नंबर हो गया, ठीक है। 35 नंबर में कह रहा है कि पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों में प्राप्त लघु कार्य है, प्राप्य लघु कार्य है, मतलब पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों में प्राप्त जो शॉर्ट वर्किंग होगा वो है क्या आखिर में, तो वह आपका है पूंजीगत व्यय कहलाता है। अगला कह रहा है 36 नंबर पट्टेदार की पुस्तकों में नौ वसूल होने वाले शॉर्ट वर्किंग की धनराशि को किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पट्टेदार की पुस्तकों में जो नौ वसूल हो अनरिलाइज शॉर्ट वर्किंग होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो 36 नंबर का है लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक इसी तरह है कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट माने लघुकार संचय खाता बनाया जाता है। ये किसके यहाँ बनाया जाता है, तो ये पट्टेदार की पुस्तकों में बनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब पट्टेदार जब लघु कार्य की धनराशि मतलब शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट उप पट्टेदार द्वारा वसूल की जाती है तो खाता डेबिट किया जाता है। कौन सा खाता उस समय डेबिट किया जाता है, तो उस समय पट्टेदार का खाता डेबिट किया जाता है। ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि माल की अंतिम किस्त का भुगतान करने से पूर्व यदि किराया क्रेता चाहे तो किराया क्रेता को माल वापिस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, किराया विक्रेता को माल वापिस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हायर परचेस सिस्टम में जब कोई क्रेता माल खरीदा है विक्रेता से और अंतिम किस्त चुकाने से पहले वो चाहे तो क्रेता विक्रेता को माल वापस कर सकता है, लेकिन कितने दिन का नोटिस पहले देकर ऐसा किया जा सकता है, तो 14 दिन का नोटिस देकर उसे वापस कर सकता है। अगला है कि वस्तु को सावधानी पूर्वक रखने पर टूट फूट होने की दशा में मरम्मत का उत्तरदायित्व होता है। किसका मरम्मत का उत्तरदायित्व होता है, किराया विक्रेता पर। अर्थात हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है, जब टूट फूट होती है तब मरम्मत उसकी रिपेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, विक्रेता पर। यदि यही इंस्टॉलमेंट पेमेंट रहता तो क्रेता का रहता, ठीक ना। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है, माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की है, हायर परचेस सिस्टम में पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बता दें रोकड़ मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है। अगला कह रहा है किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत किराया क्रेता किराया विक्रेता को भुगतान करता है। क्या भुगतान करता है,
किस्तों में ब्याज भुगतान करता है। इस बात सही है, इंस्टॉलमेंट देगा तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किराया विक्रेता द्वारा एक निश्चित समयावधि तक मरम्मत की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है, जिसके लिए किराया विक्रेता अपनी पुस्तकों में मरम्मत का अनुमानित लागत में एक खाता खोलता है। अब बताइए वो कौन सा खाता खोलता है? तो वो मरम्मत संदेह खाता खोलता है। ठीक इसी तरह है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को माना जाता है। मतलब कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट शामिल होता है उसको क्या माना जाता है? तो उसको आयगत व्यय माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक इसी तरह है मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट कहाँ बनाया जाता है? किराया विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। फिर इसी तरह किराया क्रय मूल्य के संदर्भ में क्या सत्य है? बताइए क्या सत्य है? तो रोकड़ मूल्य प्लस ब्याज जोड़कर किराया क्रय मूल्य कहलाता है। अगला है किस्त भुगतान पद्धति का नियमन होता है। किस्त भुगतान पद्धति का नियमन कैसे होता है? किस्त वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत। जैसे किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल बेचा जाता है तो समझिए सामान खरीदने में बेचना है, वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है। और यदि वही हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत किराया क्रय अधिनियम 1972 लागू होता है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन कि किस्त भुगतान पद्धति के में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। क्या माना जाता है? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। किराया माना जाता है, ठीक ना। 48। अगला है किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध होते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में किस टाइप के अनुबंध होते हैं? बिक्री के अनुबंध होते हैं, माल बेचने के अनुबंध होते हैं। अगला है कि किस्त भुगतान पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण होता है। किस्त भुगतान पद्धति में जैसे ही माल सुपुर्द किया जाता है तो वहाँ स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। ठीक इसी तरह किस्त भुगतान पद्धति में विक्रय के समय क्या हस्तांतरित होता है? तो विक्रय के समय दो चीज का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व एवं माल के उपयोग करने का अधिकार दोनों ही मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो इस तरह आप लोग का ये 51 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक ना। ऐसे ही आप लोगों को कंटिन्यू MCQ क्वेश्चन के कुछ लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।